हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हो 1999 से 2000 के बीच 3 अलग अलग इंसिडेंट्स में नॉर्थ कोरिया से सीरिया जाते हुए मिसाइल पार्ट्स और कंपोनेंट्स पकड़े गए थे। इतना ही नहीं, 1996 में आर्टिलरी रॉकेट्स और स्क्वाड मिसाइल कंपोनेंट्स को स्विट्जरलैंड में पकड़ा गया था, जो बिना इजाजत के नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों में भेजे जा रहे थे। जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर यूएन ने उस पर ट्रेड्स को लेकर सैंक्शंस लगा दिए, जिसे जाहिर है नॉर्थ कोरिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और अपने इसी इलीगल ट्रेड से उसने 2001 में 4000 करोड़ कमाए थे। लेकिन सैंक्शंस लगाने के बाद आखिर नॉर्थ कोरिया ये ट्रेड कर कैसे रहा था, जबकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने बाकी के दुनिया से खुद को काट के रखा है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि इसमें मदद उसकी कोई और देश कर रहा है, और अगर सेल्फ रिलायंस ही नॉर्थ कोरिया का हथियार है तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है किम जोंग उन्स क्लैंडस्टाइन वेपन एंड ड्रग ट्रेड। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ड्रग ट्रेड की शुरुआत ही कैसे हुई थी। दरअसल 1970 से ही नॉर्थ कोरिया में ड्रग ट्रेड होते आ रहा है, जिसकी शुरुआत हैमग्योंग और रायन गैंग की पहाड़ियों में हुई थी। और अपने इसी सीक्रेट एक्टिविटी को दुनिया से छुपाने के लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट आज भी अपनी फ्रंट कंपनी ryungyong कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि नाम से ये फ्रंट कंपनी है, जबकि इसका कंट्रोल कोरियन वर्कर्स पार्टी फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट्स के हाथ है, जो माल का ट्रेड ही नहीं बल्कि अपने देश में ऐसे और भी सीक्रेट एक्टिविटीज को अंजाम देती है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के पास काली मेथी उगाने के लिए अलग से जमीन तक है, जहां ये उसे उगाते हुए पहले हर साल किम जोंग इल को लगभग 8 लाख भेजा करती थी। इसे ड्रग से मिलने वाला फायदा ही कहेंगे, जिसके चलते वहां की गवर्नमेंट खुद इसे ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बताती है। इसीलिए तो काली मेथी के बाद 1990s में नॉर्थ कोरिया ने मेडिसिन के नाम पर मेथाम्फेटामिन्स को लाया, जिसे हम मेथी कहेंगे। और अगर आइजैक स्टोनफिश राइटिंग की माने तो मेथाम्फेटामिन का प्रोडक्शन नॉर्थ कोरिया में केमिस्ट्स और कुछ अंडर एम्प्लॉयड साइंटिस्ट ने ड्रग की सेल्स को बढ़ाने के लिए किया था। और ये हुआ भी था क्योंकि शुरुआत में लोग इससे अपनी भूख मिटाने का दावा समझकर खाते थे। लेकिन फिर जब 2000 में काली मेथी का प्रोडक्शन और उसका सेल दोनों कम होने लगा, तब मेथाम्फेटामिन को पॉपुलर किया गया और नॉर्थ कोरिया में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए इसका इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, जिसे सबसे पहले आज के उसके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चाइना में ही भेजा गया था। पर आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया अपने माल की ट्रेडिंग करता है? नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट माल जैसी इलीगल वस्तु का ट्रेड होना नामुमकिन है, लेकिन जिस भी देश को नॉर्थ कोरिया से ड्रग्स एक्सपोर्ट करवाना होता है, वो इसके लिए अपने देश के या फिर नॉर्थ कोरिया के पेडलर्स से कांटेक्ट कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ड्रग्स खरीदने वाली पार्टी से नॉर्थ कोरिया के पेडलर्स ही डील करते हैं, जो पहले पार्टी को माल की क्वालिटी दिखाते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इन पेडलर्स के पास ड्रग्स कहां से आता है। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं, इसके लिए पूरी हायरार्की काम करती है। जैसे आप इस पेडलर को ही देख लीजिए। इसने नॉर्थ कोरिया मिलिट्री को ब्राइब करके वहां से इस ड्रग को चाइना में स्मगल किया है। और रहा सवाल इन ड्रग्स की खरीदारी का, तो इस पेडलर ने खुद बताया है कि उसने इसे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से खरीदा है। लेकिन ये बात कितनी पूरी तरह सच है, इसकी कोई गारंटी नॉर्थ कोरिया नहीं दे रहा। पर इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे हर पेडलर माल को पहले नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से खरीदता है और फिर उसे बॉर्डर के दूसरे पार ले जाने के लिए मिलिट्री को घूस देता है और आखिर में इनकी ट्रेडिंग करते हैं। और रहा सवाल बाकी दुनिया का, तो साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे स्टेट्स में नॉर्थ कोरिया के एम्बेसीज है, जिनके यहाँ नारकोटिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में डिमांड को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया सप्लाई तो करता ही है, इसके साथ ही ऐसे एरिया में उसके लिए अपनी शिपमेंट को भेजना आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर कंट्रोल थोड़ा लीनियंट होता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी फ्री क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस, डोजकॉइन, इथेरियम फ्री में कमाना चाहते हो, तो अभी ही क्रिप्टो ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पर साइन अप कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए और फिर ये रेफरल कोड को एंटर कीजिए। रेफरल कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसमें 100% आपको कोई ना कोई क्रिप्टो मिलेगी ही मिलेगी।
और चांसेस है अब 0.02 BTC यानी कि लगभग 80,000 रुपए भी जीत सकते हो यहाँ पर। और यही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके और भी क्रिप्टोस कमा सकते हो और इन्हीं क्रिप्टोस को रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस ऐप में आप UPI और बैंक ट्रांसफर से इजीली पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो और UPI पेमेंट है तो आप किसी भी दुकान में या मॉल में इस ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आप इसमें इवन 50 रुपया डिपॉजिट कर सकते हो UPI के थ्रू एंड अप टू 10,000 विदाउट KYC वेरिफिकेशन। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके प्रॉफिट्स पर टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में, उसी तरह क्रिप्टो के प्रॉफिट्स को भी टैक्स किया जाएगा। सो इट इज योर लीगल इनकम। और साथ ही इस ऐप की मदद से आप क्रिप्टो पे, रिक्वेस्ट या सेंड भी कर सकते हो एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी के साथ आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर यदि आप लेन देन नहीं क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आपको इस ऐप में करने मिल जाएगा। यस, यहाँ पर आप क्रिप्टो को बाय, सेल और ट्रेड कर सकते हो और इस ऐप का इंटरफेस इतना इजी टू यूज है कि इसे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल का कोई भी इंसान यूज कर सकता है एंड यू कैन डिपॉजिट एज स्मॉल एज 100 रुपीज। सो टेंशन मत लो फ्रेंड्स, ये ऐप वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एप्स इन द मार्केट और मैं भी पर्सनली इस पे ट्रस्ट करता हूँ। सो फ्री क्रिप्टो रिवॉर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे अभी डाउनलोड करो। गो एंड गेट योर रिवॉर्ड नाउ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश में खाने के लाले हैं वहां माल की सप्लाई आती कहां से? इसका जवाब है उनकी खुद की जमीन से। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ खुद काली मेथी उगाता है और इतना ज्यादा उगाता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के अनुसार तो नॉर्थ कोरिया का ओपीएम प्रोडक्शन 1995 में 40 मेट्रिक टन था, विच मीन्स वो लगभग 1000 हेक्टेयर में इसकी खेती करता था और मेथी का तो इन हाउस प्रोडक्शन होता है। अब जाहिर है अगर फसल बढ़ रही है तो इसका व्यापार भी बढ़ेगा। तभी तो इस ड्रग ट्रेड की बदौलत 2003 में योंगयांग ने $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक का ट्रेड किया था। लेकिन सिर्फ काली मेथी का ही नहीं, नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर माल यानी मेथी भी उसकी जेब में ढेरों पैसे डालती है। इनफैक्ट 2013 के वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल में यह बताया गया था कि मेथी सेल्स ने नॉर्थ कोरिया के एनुअल रेवेन्यू में 700 करोड़ से 1000 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2010 में 5 फॉरेन नेशनल्स को भी पकड़ा गया था जिन्होंने सिर्फ यूएस में पर पाउंड 22 लाख रुपीस से ज्यादा का 40 पाउंड ऑफ मेथी बेचा था। क्योंकि इसके कल्टीवेशन में ज्यादा पैसे नहीं लगते पर इसमें फायदे अच्छे होते हैं और यही ज्यादा फायदा नॉर्थ कोरिया के लिए जल्दी पैसे कमाने का एक तरीका बन गया। इसीलिए तो उसने जिस माल का ट्रेड चाइना में शुरू किया था वो अब दुनिया के बाकी कोनों में भी पहुंचा दिया है, जिसके बारे में खुद चाइना ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया से मेथाम्फेटामिन का ट्रेड फिलीपींस, यूएस, हांगकांग, थाईलैंड, वेस्टर्न अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि नॉर्थ कोरिया बिलीव्स इन इजी मनी और इसीलिए सिर्फ ड्रग्स की ही स्मगलिंग नहीं बल्कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की भी इलीगल ट्रेडिंग करता है, जिसकी शुरुआत उसने 1963 में सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए मदद मांग कर की थी। और तब सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के सामने ये शर्त रखी थी कि इन सभी वेपन्स के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ट्रेनिंग सोवियत यूनियन ही करेगा, जिसके बाद दोनों ने मिलकर योंगब्योन न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाया और 1963 में वहीं पे IRT 2000 रिसर्च रिएक्टर बनाना शुरू किया था। लेकिन जब एक सेंटर बन गया था तो नॉर्थ कोरिया को कोई दूसरा सेंटर बनाने से कोई कैसे रोक सकता था और इसीलिए तो पहले रिसर्च रिएक्टर के ऑपरेशनल होने के कुछ ही सालों बाद योंगब्योन में दूसरा रिसर्च रिएक्टर बनाया गया। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने किम इल सुंग के राज में ही 1980 से वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का काम भी शुरू कर दिया था, जहां उसने लिबिया, येमेन, युगांडा, मैडागास्कर, इराक, सीरिया, ईरान और साथ ही ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ। साथ ही ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुई जिम्बाब्वे को T-14 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और आर्टिलरी इंस्टॉलेशंस जैसे वेपन्स का एक्सपोर्ट कर जिम्बाब्वे को अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। क्योंकि उस वक्त जिम्बाब्वे के पीएम रॉबर्ट मुगाबे और किम इल सुंग के बीच काफी पक्की दोस्ती थी, इसीलिए ये रिश्ता हो पाया और इनकी इसी दोस्ती ने 1981 से 1989 के बीच नॉर्थ कोरिया के आर्म सेल्स को वैल्यू में 30,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। किंतु अगर ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT की बात करें तो उसके मुताबिक न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाले देश के साथ ट्रेड करना इलीगल है, जिसको नॉर्थ कोरिया ने स्वीकार किया था। लेकिन फिर भी उसने इन वेपन्स को बनाना बंद नहीं किया। इनफैक्ट 2001 में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल सेल $560 मिलियन यानी 4000 करोड़
से ज्यादा की थी। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने का कन्फेशन खुद पाकिस्तान और सीरिया ने 2002 में किया था, जिसके बाद यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर विदाउट परमिशन ट्रेडिंग करने की वजह से उसके सभी ऑयल शिपमेंट्स को रोक दिया था। और इसके जवाब में 2003 में खुद को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकालते हुए नॉर्थ कोरिया ने 2005 में डंके की चोट पे यह ऐलान किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पर यह मामला सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पे ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद 9 अक्टूबर 2006 को नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के सामने यह भी कबूल किया कि उसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के ट्रीटी के अगेंस्ट किए जाने वाले न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिविटीज को देखते हुए 2006 में यूएन ने अपने सभी मेंबर स्टेट्स के लिए एक सैंक्शन पास किया, जिसके मुताबिक आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, लार्ज कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स और मिसाइल्स और स्पेयर पार्ट्स का ट्रेड नॉर्थ कोरिया से कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया से छोटे मोटे आर्म्स और लाइट वेपन्स की ट्रेडिंग करने तक की इजाजत किसी कंट्री को नहीं है। तो अब इतने सारे सैंक्शंस के बाद नॉर्थ कोरिया आखिर न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रेड को अंजाम कैसे देता है? जाहिर है नॉर्थ कोरिया ये सब डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसीलिए ड्रग्स की तरह वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की भी स्मगलिंग करता है, और उसके इन स्मगलिंग्स का पता शिप्स के पकड़े जाने के बाद लगता है। जैसे 2016 में यूएस इंटेलिजेंस ने कैम्बोडिया के फ्लैग के साथ एक शिप को ट्रैक किया था, जिसमें नॉर्थ कोरिया का क्रू टैरपोलिन्स के नीचे 24,000 PG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और 6,000 एम्यूनेशंस लेकर इजिप्ट जा रहा था। इस शिपमेंट का ऑर्डर किसी इजिप्शियन बिजनेस ने दिया था, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की माने तो ये इजिप्शियन आर्मी के लिए ही था। इससे पहले भी 2009 में नॉर्थ कोरिया के 3 वेसल्स का इंटरसेप्ट ट्रेस हुआ था, जो वेस्टर्न और इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार वेपन्स लेकर हिजबुल्ला और हमास के लिए जा रहा था। यही नहीं, 2012 में भी यूएन ने 445 ग्रेफाइट सिलेंडर्स को चाइनीज फ्रेटर से साउथ कोरियन पोर्ट पे सीरिया जाते वक्त सीज किया था। और जाहिर है इतनी बार पकड़े जाने के बाद भी नॉर्थ कोरिया इसीलिए अपने वेपन्स और मिसाइल्स की इलीगल ट्रेडिंग को नहीं रोक रहा है, क्योंकि इसका फायदा उसकी इकोनॉमी को हो रहा है, जो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग 2020 के एंड में उसकी जीडीपी $18 बिलियन की हो गई थी, जिससे ये बात क्लियरली पता चलती है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस का नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे ना के बराबर असर पड़ा है। यही नहीं, 2007 में ब्राजील ने $45,500 के और 2006 में यूएई ने $3.1 मिलियन और 2005 में इथियोपिया ने $3,64,000 का और मेक्सिको ने $1,21,400 का आर्म्स और एम्यूनेशन नॉर्थ कोरिया से मंगवाया था, जिसका सारा पैसा ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा था। और इन आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का सबसे बड़ा सेंटर योंगयांग में बना हुआ है, जहां से सभी फ्रंट कंपनीज और इंटरनेशनल फैसिलिटेटर्स वेपन ट्रेड को अंजाम देते हैं। तभी तो पिछले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया येमेन में गवर्नमेंट की मनमानी के खिलाफ चल रहे हाउथी मूवमेंट में लीडिंग आर्म सप्लायर था। यही नहीं, युगांडा और सूडान के मिलिटेंट ग्रुप के आर्म ट्रैफिकर हुसैन अल अली को भी नॉर्थ कोरिया ने ही सीरियन कंपनी की आड़ में सभी वेपन्स पहुंचाए थे। लेकिन सिर्फ डिप्लोमैट्स और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं, नॉर्थ कोरिया की इस इलीगल तरक्की में रोम 39 का भी योगदान है, जो एक सीक्रेटिव नॉर्थ कोरियन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मकसद ही कंट्री के लीडर्स के लिए फॉरेन करेंसी को इलीगल और करप्ट तरीकों से लाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही रोम 39 योंगयांग में ट्रेडिंग के लिए इलीगल और लीगल कंपनीज का नेटवर्क चलाती है, जो इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसकी वजह से 2007 में नॉर्थ कोरिया ने $500 मिलियन से $1 बिलियन सिर्फ अपने इलीगल एंटरप्राइज से ही कमाया था। हालांकि रूम 39 में ये ट्रेडिंग एक तरफा नहीं होता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कई कंट्रीज यूएन के रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी सीक्रेटिवली नॉर्थ कोरिया से इलीगल और लीगल ड्रग्स और वेपन्स का ट्रेड कर रही है आज भी। यही नहीं, यूएन पैनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना और रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज भी इसमें शामिल है, जो नॉर्थ कोरिया का साथ दे रही है, क्योंकि इन कंट्रीज के मुताबिक यूएन ने नॉर्थ कोरिया के सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स और ड्रग्स के इंपोर्ट पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जबकि
नॉर्थ कोरिया से आने वाली दूसरी चीजों पर यूएन का सैंक्शन लागू नहीं होता। ऐसे में आपको नहीं लगता भाई लोग कि ये कंट्रीज लीगैलिटी की आड़ में नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरह से इलीगल ट्रेड्स को अंजाम दे रही है, इसकी वजह यूएन के लीनियंट रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब यूएन रेस्ट्रिक्शंस तो लगा रहा है, लेकिन उसके तोड़ने पर यूएन क्या कदम उठा रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना। इसी के साथ ही अगर आप भी नॉर्थ कोरिया में होने वाले इलीगल ट्रेड के खिलाफ है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी देखते रहने मिले। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।